हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CGPSC नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव। चलिए आज हम कवर करेंगे 5 मई 2023 के करेंट अफेयर्स, जिसमें हम नेशनल अफेयर्स को देखेंगे, छत्तीसगढ़ के अफेयर्स को देखेंगे और इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करते चलेंगे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के बेसिस पे, जो पूरी तरह एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं। हमारी CG एडो त्रिविषय कोर्स आप 1399 में अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको 3 विषय मिल जाएंगे: ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आजीविका। और CG एडीए ऑनलाइन क्लास जो कोर्स 2000 का है, आप उसको 1700 में भी अवेल कर सकते हैं अर्ली बर्ड कूपन कोड का यूज़ करके। और हमारे द्वारा CG एडीओ टेस्ट सीरीज़ 2023 लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आपको टोटल 15 टेस्ट मिल जाएंगे। हर एक टेस्ट में 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसकी PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगी और ये टेस्ट आप कहीं से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट होने वाला है 14 मई 2023 से। ठीक है, इतना ध्यान रखेगा। टेस्ट प्राइस है 300 रुपीज़। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप CGPSC नॉलेज हब को ज़रूर रेफ़र करें और इसको डाउनलोड भी करें। स्टार्ट करते हैं पहले मुद्दे से। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मामले चल रहे हैं, उसमें से पहला मुद्दा है तलाक ए हसन का मामला। देखते हैं तलाक ए हसन मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तलाक ए हसन जो मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संवैधानिक मुद्दों की जांच होगी, व्यक्तिगत विवाद की नहीं। देखो क्या है, तलाक ए हसन जो मुद्दा है उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो जितने भी एप्लीकेशन तलाक ए हसन से रिलेटेड आते हैं उसमें संवैधानिक मुद्दों की जांच होगी, व्यक्तिगत विवाद की नहीं। ठीक है, इससे रिलेटेड पूरा न्यूज़ पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट मुसलमानों में तलाक ए हसन जैसे न्यायतः तलाक की वैधता को चुनौती वाले व्यापक संवैधानिक मुद्दों की जांच करेगा। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह व्यक्तिगत वैवाहिक विवादों में नहीं पड़ेगा। तलाक ए हसन, अब देखो तलाक ए हसन होता क्या है उसको एकदम क्लियर रखेगा। तलाक ए हसन क्या होता है? तलाक ए हसन में एक आदमी 3 महीने में हर महीने एक बार तलाक शब्द बोलकर शादी को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, तलाक ए हसन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक आदमी 3 महीने में हर महीने एक बार तलाक शब्द बोलकर शादी को ख़त्म कर सकता है। तो ये जो इससे रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, जो कि व्यक्तिगत विवाद इसमें बहुत होता है। CGI जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हन, जस्टिस JB पारदीवाला की पीठ गैर न्यायिक तलाक को चुनौती देने वाले 8 याचिकाओं के समूह पर सुनवाई कर रही थी। इसमें गाजियाबाद निवासी बेनज़ीर हीना की याचिका भी शामिल थी। पीठ ने कहा है कि चूंकि अदालत एक संवैधानिक चुनौती पर विचार कर रहा है, यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता हीना और उनके प्रतिवादी पति, जो कि पहले से ही वैवाहिक मुद्दों को लेकर विभिन्न मंचों के संपर्क में रहते हैं, संवैधानिक मुद्दों से हटकर कोई भी अलग मसले का रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला मामला था जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तलाक ए हसन से रिलेटेड। उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि संवैधानिक मुद्दों की उसमें जांच होने वाली है, व्यक्तिगत विवाद उसमें बीच में नहीं आएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक दूसरे मुद्दे की। FCRA का जो वर्किंग है उसकी निगरानी के लिए एक तटस्थ निकाय की मांग की जा रही थी। उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जो FCRA क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एक एक्ट है। देखो जितने भी एंटिटीज़ भारत में, यानी जितनी भी संस्था जो भारत में वर्क कर रही है और जिसकी फंडिंग फॉरेन से आती है, वो FCRA के अंडर आता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसको रेगुलेट करके रखा जाता है कि देखा जाए तो फॉरेन से गलत कामों के लिए फंडिंग ना आए, इसलिए ये कानून बनाया गया है। और इस जो है FCRA है, उसकी वर्किंग की निगरानी के लिए एक तटस्थ निकाय की मांग की जा रही थी, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और वो याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम, जो FCRA के वर्किंग से रिलेटेड है, उसकी निगरानी के लिए राजनीतिक रूप से तटस्थ निकाय के गठन की मांग करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। ठीक है, इसको क्लियर रखेगा। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश की पीठ ने कहा है कि ये मामले में आवश्यकता का कानून लागू होता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा मामला था जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। FCRA के वर्किंग से रिलेटेड जो निगरानी के लिए तटस्थ निकाय की मांग की जा रही थी, उसके लिए याचिका दायर कर गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और वो याचिका खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इसको क्लियर रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहे तीसरे मामले को पढ़ते हैं। तीसरा मामला है कनिमोई का चुनाव रद्द नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसके बारे में देखते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में तमिलनाडु के टूटीकोडिन लोकसभा क्षेत्र में दमुक की सांसद कनिमोई के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में तमिलनाडु से टूटीकोडिन लोकसभा के क्षेत्र से दमुक की एक सांसद थी जिनका नाम था कनिमोई, उनके चुनाव को जितनी भी चुनौती देने वाली याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। कनिमोई ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने दमुद्र जो सांसद थी, जो कनिमोई है, दमुद्र की सांसद के चुनाव के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद कनिमोई ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि चुनाव को चुनौती की याचिका खारिज की जाती है और कनिमोई की याचिका स्वीकार की जाती है। कनिमोई का अब देखो मामला क्या है। कनिमोई ने 2019 में लोकसभा चुनाव में टूटीकोडिन निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवारी में तमिलसाई सौंदरराजन के खिलाफ जीत दर्ज करी थी और उसको क्या हुआ था, मद्रास हाईकोर्ट ने को रद्द कर दिया था। अभी सुप्रीम कोर्ट में फिर वो मामला चला है। कनिमोई सुप्रीम कोर्ट में मूव करी थी ये मामले को लेकर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि कनिमोई का चुनाव रद्द नहीं होगा। ठीक है, तो ये मामला था कनिमोई का। कनिमोई के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है कि उनका चुनाव रद्द अब नहीं होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ही एक तो चौथा मामला चल रहा है, उसको देख लेते हैं। दोषी ठहराने के बाद स्वतः अयोग्यता की वैधता मामले पर शीर्ष कोर्ट का सुनवाई से इनकार कर दिया है उन्होंने। ठीक है, स्वतः अयोग्यता की जो वैधता है उसमें याचिका दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और उसकी सुनवाई से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बारे में देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने वाले सांसद और विधायकों के स्वतः अयोग्यता की वैधता को चुनौती वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता के बाद यह याचिका दाखिल की गई थी। ठीक है, तो ये चौथा मामला था दोषी ठहराने के बाद जो स्वतः अयोग्यता की वैधता मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो मामले चल रहे थे, पहला था तलाक हसन, दूसरा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड था, तीसरा कनिमोई का मामला था, उसका चुनाव अब रद्द नहीं होगा, और चौथा था जो आपके जितने भी सांसद और विधायक होते हैं उससे रिलेटेड स्वतः अयोग्यता की वैधता है उससे रिलेटेड। ये 4 मामले चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो इसका एक बेसिक आइडिया आप रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, कोरोना से रिलेटेड एक अपडेट पढ़ते हैं। XBB.1.1 एक नया कोरोना का वेरिएंट है, उसके रिलेटेड एक अध्ययन सामने आया है। देश के 3 बड़े संस्थानों ने मिलकर कोरोना के नए स्वरूप का पहला चिकित्सा अध्ययन जारी किया है, जिसमें पता लगा है कि ओमिक्रॉन से निकला XBB.1.16 स्वरूप काफ़ी गंभीर है। ठीक है, एक स्टडी कंडक्ट किया गया था कोरोना का जो वेरिएंट था XBB.1.16 पर, उससे रिलेटेड स्टडी पे जो परिणाम आए हैं उससे पता चला है कि ये बहुत गंभीर वेरिएंट है। देखो, इसकी चपेट में आने वाले 92% मरीज संक्रमित होने से पहली कोरोना रोधी टीका की कम से कम एक खुराक ले चुके हैं। इससे पता चलता है कि कोरोना का जो अगर टीकाकरण हो भी चुका है तो उससे ये फिर भी एक हो सकता है। कौन सा वेरिएंट? XBB.1.16। इसके बारे में और देखते हैं। अध्ययन से शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि 36.17% मरीजों में कोरोना का XBB.1.16 स्वरूप मिला है, 12.1% में XBB.2.3 वेरिएंट मिला है, 10.36% में XBB.1.5 उपस्वरूप मिला है। यह दोनों उपस्वरूप भी हाल ही में सामने आए हैं। और इसके लक्षण क्या है? वही जो कोरोना का लक्षण होता है, जिसमें बुखार आएगा, कफ आता है, शरीर का दर्द होता है और थकान होते हैं, उसको ही जो कोरोना के जो रहते हैं लक्षण, इसमें भी वही लक्षण देखने को मिल रहे हैं। और देश में कोरोना संक्रमण के मामले की बात किया जाए तो 3,962 मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,962 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि ये आंकड़े बुधवार को आए आंकड़े कोरोना के मरीजों की तुलना में थोड़ा अधिक है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या की बात की जाए
तो 36,244 हो गई है और बुधवार को कोरोना के नए मरीजों के आंकड़े 3,720 था। ठीक है, तो कोरोना का ये जो वेरिएंट आया है XBB.1.16, इसके रिलेटेड एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी और स्टडी में पता लगा है कि ये जो वेरिएंट है बहुत, देखा जाए तो गंभीर परिणाम इससे हो सकते हैं, तो इसको एकदम क्लियर रखिएगा और थोड़ा सावधान भी रहिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है, यानी एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है इंडियन आर्मी के रिलेटेड, उसका नाम है ऑपरेशन प्रशिक्षण बुलंद भारत। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। और ये कहाँ किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में, ईटानगर में। जून 2020 में हुए गालवान हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच जो तनाव है वो चरम पर है। इसी तनाव के बीच सेना अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कामेंग जिले में एक गोलीबारी प्रशिक्षण अभ्यास कर रही है। ध्यान रखिएगा कौन सा अभ्यास है ये। यह एक गोलीबारी प्रशिक्षण अभ्यास है जिसे बुलंद भारत का नाम दिया गया है। यह एक गोलीबारी प्रशिक्षण अभ्यास है और इस अभ्यास का नाम बुलंद भारत दिया गया है। बताया जा रहा है कि अभ्यास के दौरान सेना ने कई भारी हथियारों का उपयोग किया है, जिसमें 155 मिलीमीटर बोफोर्स हॉविट्जर, 105 मिलीमीटर फील्ड गन, 120 मिलीमीटर मोटार भी शामिल है। सेना और भारतीय वायु सेना पूर्वी क्षेत्र में युद्ध की तैयारी करने के लिए कई अभ्यास कर रही है। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ सैन्य टकराव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देश में घुसपैठ को रोकने के लिए 3,400 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, पर कई शक्तिशाली हथियारों को तैनात किया जा रहा है। भारत के इस जोरदार युद्ध अभ्यास को शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि ये गोलीबारी प्रशिक्षण अभ्यास है, उसका क्या नाम है? एक गोलीबारी प्रशिक्षण अभ्यास कंडक्ट किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिम कामेंग डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। और यह एक गोलीबारी प्रशिक्षण अभ्यास है जिसका नाम है बुलंद भारत। ठीक है, सेना और वायुसेना द्वारा ये किया जा रहा है, तो इसको एकदम क्लियर रखिएगा। अभी लेटेस्ट का ही न्यूज़ है। चलिए आगे देखते हैं। मणिपुर में हिंसा सामने आई है, इसके बारे में देख लेते हैं क्यों हिंसा हो रही है। मणिपुर में आदिवासी बनाम गैर आदिवासी मुद्दों को लेकर जारी रात भर हिंसा हुई है। पुलिस को हालात संभालने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं। सेना और असम राइफल के जवान ने बृहस्पतिवार को विभिन्न इलाकों में गश्त की है और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वे घर में ही रहें। मणिपुर के सीएम कौन है? मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह। उन्होंने कहा है कि हिंसा में संपत्ति को हुआ नुकसान के अलावा बेशकीमती लोगों की जान चली गई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। ठीक है, तो इसको आप क्लियर रखिए। मणिपुर में अभी हिंसा सामने आई है और ये हिंसा क्यों हो रही है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखो मणिपुर में क्या है, मैतेई समुदाय के लोगों के राज्य में लगभग 53% के उसका है। मैतेई समुदाय के लोग मणिपुर में 53% मैतेई समुदाय के लोग मणिपुर में रहते हैं। इस समुदाय का कहना है कि राज्य में म्यांमार और बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। मैतेई समुदायों ने हाईकोर्ट में अर्जी देकर जनजातीय वर्ग में शामिल करने की अपील की थी। वहीं हाईकोर्ट के फैसले का राज्य की जनसंख्या में 40% जनजातीय वर्ग विरोध कर रहा है। ठीक है, जनजाति को डर है कि अगर मैतेई समुदाय को अगर जनजातीय वर्ग में शामिल कर दिया जाएगा तो वह उनके ज़मीन और संसाधन पर कब्जा कर लेंगे, और इसलिए पूरा विवाद अब हो रहा है इस पर जो सीएम है उनका कहना है कि गलत फहमियों की वजह से यह घटना हो रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का कहना है कि हमारे समाज में दो समुदायों के बीच गलतफहमी की वजह से यह घटना हो रही है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही में कहा है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री का फ़ोन उनके पास आया था। किसी भी पड़ोसी राज्य को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और नागालैंड हो या मिजोरम सभी नागरिकों की सुरक्षा का जिम्मा सरकार पर है। ठीक है, तो जो अभी घटना हुई है हिंसा की, उसमें सीएम का ये बयान है। और इसी से रिलेटेड जो वेस्ट बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने
पीएम और गृह मंत्रालय को इससे रिलेटेड एक चिट्ठी भी लिखी है। ठीक है, तो मणिपुर में हिंसा सामने आई है, वो विवाद क्यों हो रहा है उसके बारे में एक क्लियर आइडिया रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। राधे कृष्ण केयर हॉस्पिटल में एक ऑर्बिटल एथ्रोस्टोमी तकनीक से एंजियोप्लास्टी की एक जटिल केस का एक सफल इलाज हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। न्यूज़ तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ये एंजियोप्लास्टी से रिलेटेड ऑर्बिटल एथ्रोस्टोमी जो होता है वो तकनीक क्या है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये आपका एंजियोप्लास्टी होता क्या है। देखो, ये है मनुष्य का हृदय। मनुष्य का हृदय में सप्लाई कौन देता है? मनुष्य का कोरोनरी आर्टरी। अगर मनुष्य के कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई ब्लॉकेज रहता है ना, तो मनुष्य को हार्ट अटैक का खतरा है। अगर मान लो मनुष्य का हृदय में कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज आता है तो मनुष्य को हार्ट अटैक का खतरा आता है। और ये ब्लॉकेज किस लिए आता है? जितने भी कोलेस्ट्रॉल रहते हैं उसके डिपॉजिट से आता है। तो उस कोलेस्ट्रॉल को हटाने की प्रक्रिया को उसको क्या बोलते हैं? एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन, यानी एक ऑपरेशन कंडक्ट कराया जाता है, उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। ठीक है, ये जो जितना भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट रहता है मनुष्य के हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में, उसको हटाने की प्रक्रिया को ही एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। अब जो एंजियोप्लास्टी रहता है वो बहुत देखा जाए तो डिफरेंट मेथड से कंडक्ट किया जाता है। उनमें से एक मेथड है ऑर्बिटल एथ्रोस्टोमी। अब देखो, ऑर्बिटल एथ्रोस्टोमी में क्या होता है, एक स्टेंच टाइप का एक स्ट्रक्चर डाला जाता है मनुष्य के कोरोनरी आर्टरी में, और इसको रोटेट किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जितने भी डिपॉजिट रहते हैं कोरोनरी आर्टरी को जो ब्लॉक करते हैं वो हटने लगते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है, एक स्टेंच डाल दिया जाता है जिससे वो भविष्य में ब्लॉकेज ना हो। ठीक है, तो इसका बारे में जो एक बेसिक आइडिया वो रखिएगा। एंजियोप्लास्टी क्या होता है, एंजियोप्लास्टी में जो ऑर्बिटल एथ्रोस्टोमी का जो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऑर्बिटल एथ्रोस्टोमी का उपयोग करने वाला ये पहला मामला है। ठीक है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहता है। तो खबर क्या थी? रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में ऑर्बिटल एथ्रोस्टोमी तकनीक से जो एंजियोप्लास्टी का ऑपरेशन है कि जटिल केस का सफल इलाज हुआ है। ठीक है, तो एंजियोप्लास्टी क्या होता है? एंजियोप्लास्टी के अंडर एक ऑर्बिटल एथ्रोस्टोमी का जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है, एक बेसिक आइडिया रखेगा, और जो खबर है उसका भी एक रखिएगा आइडिया। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। चलिए आगे देखते हैं। गो फर्स्ट ने 15 मई तक टिकट बुकिंग पर रोक लगा दी है और लौटाना होगा यात्री का किराया। अब गो फर्स्ट को आप जानते हैं कि जो कि एक एयरलाइन सेक्टर में काम करने वाली एक कंपनी है, और ये बहुत देखा जाए तो बुरी तरह एक कर्ज के जाल में फंस चुकी है। लगभग इस पर 11,700 11,800 करोड़ का पूरा कर्ज आ गया है, तो ये पूरी अब डिफ़ॉल्ट करने जा रही है। अब इसी में एक नया लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है, गो फर्स्ट ने 15 मई तक टिकट बुकिंग रोक दी है और जो यात्री का जितना भी किराया है वो लौटा रही है। डीजीसीए ने 3 दिन तक उड़ान रद्द करने पर कंपनियों को जारी किया है नोटिस। इसमें इसमें देखते हैं क्या हुआ है। 9 मई तक उड़ानें रद्द होगी। गो फर्स्ट ने अलग से कहा है कि उसने परिचालन से जुड़े मुद्दों की वजह से अपनी उड़ानें 9 मई तक रद्द कर दी है। एयरलाइन ने अपने वेबसाइट पर डाली सूचना में कहा है कि हमें बताते हुए खेद है कि 9 मई 2023 तक उड़ानें रद्द की जाती है। ठीक है, इसी में एक और न्यूज़ है, उसको देखते हैं। कंपनी को और कर्ज नहीं देगा बैंक, कर सकते हैं पुनर्गठन। पुनर्गठन क्या होता है? मान लो कि कोई लोन लिया और वो लोन पे डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो लोन को एक रीस्ट्रक्चर करा जाता है, उसका पुनर्गठन किया जाता है। उसमें देखा जाए तो थोड़ा बहुत तब्दीली किया जाता है शर्तों में, उसको पुनर्गठन बोलते हैं। तो उसमें बैंक का अब ये तो डिफ़ॉल्ट कर दिया क्योंकि बहुत हाई अमाउंट का लोन था, अब उसमें डिफ़ॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसमें क्या बोल रहे हैं बैंक? बैंक का कहना है कि अब इनको नया कर्ज नहीं दिया जाएगा, और जो अभी कर्ज है भी तो उसका पुनर्गठन किया जाएगा। मतलब जो शर्तें रहती हैं लोन देते समय जो शर्तें आती है उसको थोड़ा सा रिकन्सिडर करेंगे वो लोग। इसको देखते हैं। गो फर्स्ट को और कर्ज देने से बैंकों ने मना कर दिया है, और इन बैंकों में सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, डच बैंक शामिल हैं। हालांकि ये बैंक पहले से कर्ज का पुनर्गठन कर सकते हैं, इससे इनका जोखिम कम हो जाएगा। इससे पहले बैंकों ने जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइन को भी नया कर्ज नहीं दिया था,
जिससे के बाद वो कंपनी भी दिवालिया हो गई थी। एयरलाइन सेक्टर में तो बहुत कंपनी देखा जाए तो डिफ़ॉल्ट करती है। सबसे पहले आपने जेट एयरवेज के बारे में सुना होगा, किंगफिशर एयरलाइन, ये दोनों कंपनी तो देखा जाए तो अब दिवालिया है ही। ठीक है, तो ये अभी गो फॉर से रिलेटेड अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उसको एक बार उसका बेसिक आइडिया रख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकता है। चलिए आगे देखते हैं। एक इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आ रही है। यात्री वाहनों की बिक्री 8 महीने में पहली बार घटी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देश में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री अप्रैल 2023 में 1% से घटकर 2.82 लाख इकाई रह गई है। ठीक है, अप्रैल 2022 में 2.86 यात्री वाहन बिके थे। 8 महीने में पहली बार यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है। दो पहिया वाहनों की बिक्री में भी कमी आई है। हालांकि ट्रैक्टर, तिपहिया, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में तेजी आई है। ठीक है, और ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि अगर मान लो कोई अगर देश है, अगर उस देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को अगर जानना है तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर को देखा जाता है जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर आता है। अगर किसी देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर अगर मजबूत है ना, तो वो देश की इकोनॉमी को भी संभाल के रखेगा। तो जो बिक्री का देखा जाए तो जो डेटा आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी देश के इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसी में देखते हैं। फाडा के मुताबिक अप्रैल, फाडा होता है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, उसको फाडा बोलते हैं। उसके मुताबिक अप्रैल में विभिन्न श्रेणी के वाहनों की खुदरा बिक्री 4% से घट गई है। अब कितनी हो गई है? 17.24 लाख इकाई रह गई है। दो पहिया वाहनों की बिक्री 7% गिरकर 12.29 लाख इकाई रह गई है। इधर त्रिपहिया वाहनों की बिक्री लगभग 57% से बढ़कर 70,900 इकाई पहुंच गई है। ट्रैक्टर की बिक्री 1% और वाणिज्यिक वाहनों की 2% तेजी रही है। ठीक है, तो जो देश का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर रहता है वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर रहता है। अगर किसी देश की इकोनॉमी को अगर जज करना है, देखा जाए तो एक मेन की पॉइंट रहता है ऑटोमोबाइल सेक्टर किसी देश की इकोनॉमी का। तो उसका जो डेटा आता है उसका एक आइडिया रहना चाहिए कि कैसा आ रहा है डेटा। अब ये जो डेटा आया है यात्री वाहनों की बिक्री में 8 महीने में पहली बार जो देखा जाए तो डाउनफॉल आया है, तो ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। ठीक है, इसी में क्या है, एक न्यूज़ है। दो पहिया बिक्री कोरोना पूर्व स्तर से 19% की कमी आई है। ठीक है, तो ये इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेटा रिलीज हुआ है जो कि अच्छी खबर नहीं है इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे देखते हैं। एक छोटा सा ही न्यूज़ है। गूगल ने ख़त्म किया है पासवर्ड का झंझट। अब पास की फीचर लॉन्च किया है। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक से लॉगिन कर सकते हैं। ढेर सारे पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं, और पासवर्ड की तुलना में पास की कहीं ज़्यादा सुरक्षित है। ठीक है, आप गूगल में जैसे लॉगिन करते हैं तो उसमें क्या रहेगा, पास की लगता है। अब जो पासवर्ड है उसको याद रखने की उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटा सा अपडेट था, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो इंडियन रेसलर और भारतीय कुश्ती महासंघ के जो देखा जाए तो जो प्रमुख बोलते हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके बीच में जो विवाद चल रहा है, ये मामला को देखते हैं। इसमें क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की ओर से दायर याचिका को सुनवाई बंद करने का फैसला सुनाया है। इसमें रेसलर साक्षी मलिक ने कहा है कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करती है। अदालत ने वही किया है जो किया जा सकता था। और विनेश फोगाट जी ने कहा है कि उनके सामने अभी विकल्प खुले हुए हैं, हमें निचली अदालत या हाई कोर्ट जाना चाहिए, इस पर विचार कर रहे हैं। अब देखो ये पूरा मामला क्या है, मैं इसको कल भी बताया था, एक बार और देख लीजिए। जो भारतीय कुश्ती महासंघ के मुख्य हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन पर इंडियन रेसलर्स, टॉप के इंडियन रेसलर जैसे बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जी हैं, इन लोग हैं, आरोप लगा रहे हैं। जो यंग इंडियन रेसलर रहते हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनका यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रहे हैं। उनकी क्या मांग है, सबसे पहले इनके पोस्ट से हटाया जाए और इन पर उचित कार्रवाई की जाए। और जितने भी रेसलर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और पदक भी जीते हैं, उन्होंने धमकी दी है कि वो पदक को लौटा देंगे। ठीक है, तो इस मामले से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट है उसको एक बार देखते रहिएगा।
क्योंकि देखा जाए तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल लेवल में जो इंडिया की इमेज बनती है वो थोड़ा इससे अफेक्ट हो सकती है। तो चलिए जाते जाते एक खबर देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद के मौलिक ढांचे पर भारत ने फिर सवाल उठाए हैं। आपका सुरक्षा परिषद, इसमें बात हो रही है यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में की बात हो रही है। देखा जाए तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रहता है 5 देशों का उसमें मुख्यतः दबदबा रहता है। बाकी जो देश रहते हैं जैसे कि लैटिन अमेरिका के देश और जैसे भारत ही है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में है अभी, तो उनको एक रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल पाता यूएनएससी में। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। सुरक्षा परिषद के मौलिक ढांचे पर भारत ने फिर सवाल उठाए हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब यूएनएससी के मौलिक ढांचे पर सवाल उठाया है। विश्व निकाय में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिका काम्बोज ने शांति कायम रखने के लिए भविष्य में भरोसा बढ़ाने संबंधी विषय पर खुली बहस को संबोधित करते हुए कहा है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल के यानी नज़रिए से यदि परिषद को भविष्य सुरक्षित करना है तो पहले इतिहास से सबक लेना होगा, ये भारत का मत है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा परिषद अपने मौजूदा स्वरूप में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के पूर्वी महाद्वीपों के स्थायी प्रतिनिधित्व से वंचित करता है। उन्होंने यह भी कहा है कि सुरक्षा परिषद की जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें पूर्व अफ्रीकन द्वीप, लैटिन अमेरिकन और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व ही नहीं है। ठीक है, तो मामला ये है। ऐसे में सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों को ही अन्य के सामने बनाकर उसे ज़्यादा समावेशी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मामला समझने की कोशिश करेगा। जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें देखा जाए तो मुख्यतः 5 बड़े देशों का दबदबा रहता है और जो लैटिन अमेरिकन देश रहते हैं, अफ्रीका देश होते हैं, जैसे भारत ही हो गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी माना जाता है भारत को। उसका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है यूएनएससी में, तो पूरा मुद्दा वहीं आके फंसता है। उसमें भारत का कहना है कि जो यूएनएससी का जो मौलिक ढांचा है उसमें थोड़ा सुधार रहना चाहिए। ठीक है, तो ये खबर को क्लियर रखिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही कवर करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर की पीडीएफ और मेरे हर एक लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे ऐप से जीपीएससी नॉलेज हब में मिल जाएगी। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक